Hi guys, welcome back to my channel. So in this video, we will perform this experiment. That is to build your application using AWS Code Build and deploy on S3 using AWS Code Pipeline. And then deploy whole application on EC2 instance using AWS Code Deploy. So seems very difficult, but it is not that much difficult. Before proceeding to that, how we can do this experiment, we should understand that is why it is needed and what are the options that how that to perform this experiment, like, and what we want to do, like एक्चुअल में हमें करना है क्या है, राइट? सो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्यों जरूरत है इस चीज की, और बाद में किस तरीके से कर सकते हैं, और क्या क्या कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में। और उसके बाद सेकंड वीडियो में हम जानेंगे कि हम इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और एडब्ल्यूएस हमें कौन से टूल्स प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हमें बहुत सारा काम जो है हमारा बच जाता है, दैट इज ऑटोमेट हो जाता है हमारे चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या होता था दोस्तों, अ, मेरे टीम में डेवलपर है, टेस्टर है, ऑपरेशन टीम से। आपको अगर इन सब का काम अगर पता नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। डेवलपर क्या करता है, कोड बिल्ड कर, कोड वगैरह सब लिखता है। टेस्टर उस कोड को टेस्ट करता है कि उसमें कोई खामियां है या कोई बग्स है, वो सब देखता है। और ऑपरेशन टीम्स उसको डिप्लॉय करते हैं, राइट? तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि सबसे ज्यादा काम इन डेवलपर को ही रहता है, क्योंकि एक लॉजिक लिखना रहता है, उस लॉजिक को समझना रहता है, और फिर कैसे वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो सब करना रहता है। तो लेट्स से एक प्रोजेक्ट को अगर 30 दिन लग रहे हैं, राइट? तो वो 30 दिन में कोड बन बन जाएगा। फिर वो उस कोड को टेस्ट करने के लिए हम टेस्टर को दे देंगे, राइट? तो लेट्स से हम ये जो कोड बना है वो टेस्टर के पास आ जाएगा। टेस्टर टेस्ट करेगा, उसको समझे 15 दिन लगेंगे, और 15 दिन के अंदर उनको बहुत सारे अगर यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद एरर्स मिले या बग्स मिले, तो वो रिटर्न भेजेगा मेरे डेवलपर को। फिर डेवलपर वो बग्स को इम्प्रूव करेगा। लेट से उसको और 15 दिन लगे, तो हो गए 15 डेज। तो ये पूरे प्रोसेस को लगे मेरे 16 डेज। और अभी फिर उसके बाद डेवलपर फिर से भेजेगा टेस्टर के बाद, टेस्टर ओके करेगा, और उसके बाद वो जाएगा मेरे ऑपरेशन टीम के पास। ऑपरेशन टीम क्या करती है, वो वो जो मेरा कोड है उसको डिप्लॉय करते हैं मेरे सर्वर पे, बिल्ड करके। अभी दोस्तों, ये बिल्ड क्या रहता है? बिल्ड यानी कि स्टैटिक एप्लीकेशन में बिल्ड का कुछ कंसेप्ट नहीं है, बट जब हम डायनेमिक वेबसाइट, डायनेमिक यानी कि हर एक यूजर के लिए एक अलग व्यू एक रहता है। जैसे कि फेसबुक और अमेजन पे देखिए, अगर आप अगर लॉग इन करेंगे तो हमारे लिए अलग यूजर एक्सपीरियंस रहेगा, हमारे लिए अलग ही प्रोफाइल, मतलब हमारा खुद का एक रहेगा व्यू प्रेफरेंस, राइट? वो रहता है डायनेमिक। तो उसमें डाटाबेस रहता है, रन टाइम रहता है। टाइम यानी कि किस यानी जहाँ पे रन हो रहा है, पाइथन पे रन हो रहा है, कौन सा है, तो वो सब इंस्टॉल कर रहता है, वो सब करते हैं ऑपरेशन टीम। तो इस सारे को अगर मेरे 65 डेज लग रहे हैं, तो एक सिंपल एप्लीकेशन बनाने के लिए भी इतना सारा समय लग रहा है। क्यों लग रहा है ये टाइम? क्योंकि जब मेरा ये डेवलपर बना रहा है कोड, तो मेरा टेस्टर खाली बैठ रहा है, और ऑपरेशन टीम भी खाली बैठ रही है। क्यों बैठ रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ कर ही नहीं सकते, कोड हाथ में ही नहीं है, राइट? अगर तो यही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने है कि कैसे हम पैरेलली ये काम कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे डेवलपर्स ने बहुत सारे डेवलपर्स ने एक मेथोडोलॉजी लाए। उसका नाम है डेवऑप्स। सो डेवऑप्स क्या करता है, वो सारे जो प्रोसेस है उसको ऑटोमेट करता है, और पैरेलली कैसे रन होगा वो देखता है। तो डेवऑप्स इज ए मेथोडोलॉजी बट नॉट द टूल्स। तो डेवऑप्स मेक्स द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड रिलीज वेरी मच इजी एंड फास्ट। तो देखेंगे हम कैसे ये मेथोडोलॉजी हमारे प्रोसेस को ऑटोमेट करता है, या फिर बोल सकते हैं कि एक साथ सारे के सारे जो टीम मेंबर्स है वो काम कर सकते हैं। कि अगर मेरा इधर डेवलपर कोड लिख रहा है, तो इसी के साथ टेस्टर अपना टेस्टिंग भी कर रहा है,
ऑपरेशन टीम डिप्लॉय भी कर रही है, तो ये सब प्रोसेस एक साथ ही हो रही है। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मेरा टेस्टिंग फेज और ऑपरेशन टीम जो है वो कैसे हम उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, मतलब कि इनकी जरूरत ही नहीं, कुछ स्क्रिप्ट लिखे और वो डायरेक्टली ऑटोमेट हो जाएगा, मेरा मशीन कर देगा, सिर्फ काम रहेगा सिर्फ डेवलपर्स का। वो सब हम उसके बाद देखें, चलो देखते हैं कि कैसे रहता है। तो पहले तो कोड लिखते हैं, राइट, फिर वो जाता है बिल्ड और टेस्ट फेज में, और उसके बाद वो बिल्ड और टेस्ट होने के बाद मेरा डिलीवरी स्टेज पे आता है। डिलीवरी यानी कि बिफोर गोइंग टू द प्रोडक्शन, मतलब हमारे लाइव यूजर को दिखने से पहले कि एक्चुअल में ये कैसा दिखने वाला है, और वो मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के तरीके से बिहेव कर रहा है कि नहीं, वो सब देखने के लिए हमारा ये डिलीवरी स्टेज रहता है। और वो अगर अप्रूव हो गया तो वो जाता है डिप्लॉयमेंट में, मेरे सर्वर पे लाइव हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस एक पाइपलाइन में जाता है। तो यही है मेरा डेवऑप्स, राइट। तो अभी इसे ऑटोमेट कैसे करें? कोड को तो हम ऑटोमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लॉजिकल चीज है कि एक रिक्वायरमेंट आती है, फिर उसको सॉल्व करना रहता है, राइट। हालांकि बहुत सारे चीज है, जैसे कि विक्स वेबसाइट है, वो सिर्फ उसमें वगैरह नहीं लिखना रहता, पर बहुत से ऐसी चीजें है कि हमें एक हार्ड कोडिंग में रहते, तो हम इसे तो ऑटोमेट नहीं कर सकते। बट जो हमारा बिल्ड बिल्ड टेस्ट है, डिलीवरी स्टेज है, मेरा डिप्लॉयमेंट स्टेज है, यहाँ पे देखो हम किसी चीज को ऑटोमेट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि देर आर स्टेप्स, और वो स्टेप अभी चेंज नहीं होगी, फिक्स स्टेप्स है। ये फिक्स स्टेप्स कभी चेंज ही नहीं होंगे। जैसे कि मेरे सैंडविच बना, सैंडविच बनाने में क्या करता है, ब्रेड, स्लाइस, तो अनियन, टोमेटो, पोटैटो, सॉस, ये सब उनकी स्लाइड्स रहेंगे, राइट। तो अगर और कुछ जाए तो वो अपने प्रेफरेंस की तरफ से, तो ये चीज कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं, बराबर, एक फील्ड टाइप से। तो उसी तरह डिलीवरी स्टेज और डिप स्टेज से हमारा ये है, ऑटोमेट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसे कर सकते हैं हम इसे। तो लेट्स से आपका ये मिनी प्रोजेक्ट का ग्रुप है, मिनी प्रोजेक्ट का ग्रुप है, आप अपने घर में, आपके दोस्त उनके घर में, और वो कोड लिख रहे। तो लेट से एक सैंपल वेब ऐप बना रहे, लेट से एक कार की वेबसाइट है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं टीम लीडर हूँ, तो मैं बोलूंगा कि मैं फ्रंट पेज बनाऊंगा, मतलब सॉरी, मेरा होम एप्लीकेशन बनाऊंगा, तुम कांटेक्ट पेज बनाओ, और दूसरे को बताएंगे कि तुम सेल्स रिपोर्ट्स का पेज बनाओ, राइट। ये बनने के बाद वो अपने अपने हिसाब से वो गिटअप पे पुश करेंगे। अभी गिटअप के एक फीचर है वेबहुक करके, तो वेबहुक की मदद से जैसे ही हम इधर पे कमिट या कुछ पुश करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा मेरा ये कोड बिल्ड। आप भूल जाइए, एक टूल है, मार्केट में बहुत सारे टूल्स है बिल्ड करने के लिए, जेंकिंस है, डॉकर है, बराबर। तो वो बहुत सारे टूल है, तो एडब्ल्यूएस कोड बिल्ड प्रोवाइड करता है। तो जस्ट एक यहाँ पे आप जस्ट कंसीडर करिए कि एक बिल्ड का स्टेज होने वाला है, और एक ऑटोमेशन टूल है। तो वो ऑटोमेशन टूल क्या करेगा, वो कोड लेगा, उसको बिल्ड करेगा, यानी कि उसकी डिपेंडेंसीज जो भी है, उसका जावा का रन टाइम होगा तो वो इंस्टॉल करेंगे, डाटाबेस होगा तो वो इंस्टॉल करेंगे, कनेक्शन करेंगे, और फिर बिल्ड होने के बाद उसमें कुछ टेस्ट स्क्रिप्ट्स रहेंगे, ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट्स। वो फिर वो टेस्ट स्क्रिप्ट रन करेगा, अगर वो सक्सेसफुली रन हो रहा है तो फिर वो ओके होके मेरा स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे जाएगा। स्टेजिंग एनवायरनमेंट यानी उस उधर मैंने जैसे बताया था कि एक्चुअल प्रोडक्शन में जाने से पहले हम हमें देखना है कि कैसे वो दिखेगा। वो अगर अप्रूव हो गया तो वो डायरेक्टली कोड डिप्लॉय के पास जाएगा, दैट इज दिस इज आल्सो एन डिप्लॉयमेंट टूल प्रोवाइडेड बाय एडब्ल्यूएस। मार्केट में बहुत सारे टूल कोड डिप्लॉय के रिप्लेसमेंट में, तो ये एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है। और ये जाएगा मेरा EC2 या फिर लैम्डा फंक्शन या फिर कंटेंट। तो ये सब क्या है, ये मेरा मशीन से क्लाउड पे रहेगा जो। तो ये कैसा ऑटोमेट हो रहा है सब चीजें। हमें क्या करना है, सिर्फ कोड लिखना है, पुश करना है, कोड लिखना है, पुश करना है, कोड लिखना है, पुश करना है। वो ऑटोमेटिकली बिल्ड भी करेगा, टेस्ट भी करेगा, स्टेजिंग एनवायरनमेंट पे भी जाएगा,
वो सारे चेक्स हो गए तो स्टेजिंग एनवायरनमेंट्स पे डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगा डायरेक्ट प्रोडक्शन सर्वर पे, राइट। तो ये है कंटिन्यूस, और इसी को बोलते हैं मेरा कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी एंड कंटिन्यूस डेवलप, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो देखिए, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन यानी मेरा जो कोड आ रहा है उसको इंटीग्रेट करना, मतलब कि डेवलपर 1, डेवलपर 2, डेवलपर 3, इन सारे का कोड लेके कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करना, राइट। फिर कंटिन्यूस डिलीवरी यानी उसको इंटीग्रेट करके मतलब बिल्ड करके उसको डिलीवरी स्टेज पे डालना। फिर डिलीवरी स्टेज से अगर अप्रूव हो गया, देखिए अप्रूव डिप्लॉय, देन उसको ऑटोमेशन डिप्लॉय में डालेंगे, फिर वो डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये सारे ही ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो ये AWS कोड बिल्ड है, कोड डिप्लॉय है, या फिर कोड पाइपलाइन है, तो अगर ये नहीं होता, इससे पे हमारे मार्केट में कौन से टूल्स है और उनसे हम कैसे बना सकते थे मेरे ये ऑटोमेशन डेवऑप्स, राइट। तो ये डेवऑप्स की पाइपलाइन हम कैसे बना सकते थे। तो ये मेरे डेवऑप्स, ये डेवलपर है, ये कोड लिखेगा, गिटहब पे पुश होगा। गिटहब पे पुश होने के बाद वो जैसे ही पुश होता है वो मेरा जेंकिंस आइडेंटिफाई करेगा। अभी दोस्तों जेंकिंस होता है, जेंकिंस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स टूल है। तो ये क्या करता है, मैं जो भी जिस भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम, मेरा गिटहब हो गया, बिटबकेट है, जो भी ओपन सोर्स दैट इज, जहाँ पे भी हम पुश कर रहे हैं वो उससे कनेक्टेड है, दैट इज ऑथेंटिकेशन इज डन बाय दिस जेंकिन सिस्टम। तो एज सुन एज उस पे आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक पाइपलाइन बनाते हैं उसके मदद से, जेंकिन की मदद से हम पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। और उस पाइपलाइन की हेल्प से क्या होता है, बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉय, राइट। उसको बिल्ड करना, तो फिर टेस्ट करना और डिप्लॉय, हम पाइपलाइन स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो ऑटोमेटिकली जैसे कि मैंने अगर पुश किया तो वो डिटेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे हम एक बटन दबाएंगे और वो बटन दबाने के बाद वो ऑटोमेटिकली बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय। देखिए मतलब इससे क्या हो रहा है कि मेरे 3 लोगों का जॉब कम हो रहा है, मतलब कि टेस्टर और वो फिर बाद में दूसरे बिल्ड करने वाले रहते हैं और फिर ऑपरेशन टीम। ओके, तो इन लोगों का काम बच रहा है, मतलब मेरे कंपनी को भी फायदा हो रहा है, राइट, इस ऑटोमेशन की मदद से। तो ये जेंकिंस ऐसा काम करता है। तो ये एक ट्रिगर मतलब होता है, ट्रिगर ऑन कमिट पुश, और ये होने के बाद डायरेक्टली मेरे जो सर्वर रहता है उस पर डिप्लॉय हो जाता है। तो ये है मेरा क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू कोड बिल्ड एंड कोड, अल्टरनेटिव सोल्यूशन इज जेंकिंस, राइट। और जेंकिंस इंटरनली डॉकर भी यूज कर सकते हैं। डॉकर क्या करता है, वो कंटेनर्स रहता है, वो कंटेनर का पार्ट है। जैसे कि आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, तो मैं यहाँ पे मेरे मशीन पे कोड बना रहा हूँ, वो यहाँ पे रन हो रहा है, पर जैसे कि मैं मेरे दोस्त की मोबाइल पे या फिर दोस्त की लैपटॉप पे ये कोड इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो वो वहां पे रन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं रन हो रहा है, क्योंकि डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं है। अब ये डिपेंडेंसीज एक एक करके इंस्टॉल करना बहुत ही हार्ड जाता है, राइट। तो उसको सॉल्व करने के लिए डॉकर क्या करता है, वो सारे के जैसे कि सारे के सारे के डिपेंडेंसीज एक ही कंटेनर में, जैसे कि मेरा कोड, डिपेंडेंसीज, या फिर रन टाइम बोल सकते हैं, जो कुछ भी हो, एक डब्बे में डाल देता है, फिर उसको पैक कर देता है। और फिर वो जो डॉकर फाइल है, ये जो स्क्रिप्ट रहता है उसे बोलते हैं डॉकर फाइल। वो फिर अगर हम इसमें रन करेंगे मेरे फ्रेंड के मशीन में, तो ऑटोमेटिकली जो भी उसका रिक्वायरमेंट वो सब इंस्टॉल हो जाएगा, और जैसे यहाँ पे रन हो रहा था वैसे यहाँ पे रन हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा डॉकर ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ना कोड बिल्ड का और कोड डिप्लॉय का, राइट। जेंकिंस का आपको समझ में आया कि पाइपलाइन क्रिएट करता है मेरे कोड टू सर्वर, राइट। गिटहब टू सर्वर एक पाइपलाइन क्रिएट करता है जहां पे सारे के सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो व्हाई डू वी नीड दिस कोड बिल्ड एंड कोड डिप्लॉय एंड कोड पाइपलाइन।
दोस्तों क्या होता है, ये जो जेंकिंस है, ये डॉकर है, ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है यानी हमें किसी न किसी मशीन पे हमें इसे इंस्टॉल करना है, राइट। तो हमें पता है कि हमारे पास EC2 इंस्टांसेस है, राइट। तो अगर हम जेंकिंस और वो सारे अगर ये करें, सो लेट्स सी ये मेरा जेंकिंस का है, जेंकिंस का सर्वर, ये मेरा ये डिप्लॉयमेंट का सर्वर, यहाँ पे मेरा एक्चुअल कोड स्टोर हो रहा है। लेट्स से ये मेरा डॉकर का सर्वर है, राइट। तो क्या हो रहा है मेरे को कि जो मेरा डेवऑप्स इंजीनियर है, उसको हार्ड जा रहा है कि ये सारे सर्वर को मैनेज कर भी नहीं सकते। एक तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है कि मैं जेंकिन सर्वर को भी मैनेज करूं, मेरे डॉकर को भी मैनेज करूं और डिप्लॉयमेंट सर्वर को भी मैनेज करूं। तो AWS क्या करता है कि तुम ये सब को रहने दो, तुम ना मेरे इंटरनल टूल यूज करो, जो कि है मेरे कोड डिप्लॉय और कोड पाइपलाइन। तो लेट्स से देखते हैं अभी वो कैसे फंक्शन करता है। तो ये टूल्स कैसे है, इसमें हमें कोई इंस्टॉल वगैरह करने का नहीं, जस्ट हमें वो फॉर्म फिल करना रहता है AWS कंसोल पे जाके, और जस्ट हमारा डिप्लॉयमेंट सर्वर बनाना रहता है। बस हमें किसकी करनी रहती है, सिर्फ डिप्लॉयमेंट सर्वर की। ये सब बाकी का जो चीज है वो मैनेज कर लेता है मेरा AWS। तो स्ट्रक्चर ऐसा है इसका। ये मेरा लोकल रिपोजिटरी है। लेट से आपका VS कोड पे आप कोड बने, फिर उसको कमिट कर गिटहब पे, राइट। अभी इसके साथ देखिए, जैसे कि हम कोड बिल्ड यूज करें, तो कोड बिल्ड क्या करता है, एक फाइल सर्च करता है, दैट इज buildspec.yaml इन आवर रिपोजिटरी, राइट। तो buildspec.yaml में सारे डिपेंडेंसीज ऑलरेडी डिफाइंड रहता है कि आप इसी स्टेप में जाना है। जैसे कि ये रहता है मेरा सैंडविच का रेसिपी, तो वो सब सैंडविच का रेसिपी वो पढ़ेगा और फिर उसके हिसाब से वो बनाएगा। तो उसके अंदर एक एजेंट रहता है, वो सब करने के बाद वो एक वन बाय वन उसको परफॉर्म करेगा। तो ये क्या करेगा, मेरा जो कोड बिल्ड है वो वेबहुक की मदद से, वेबहुक यानी कि गिटहब के अंदर वेबहुक्स रहता है। वेबहुक्स मतलब कि जो कुछ भी एक्शन फॉर्म हो रहा है, पुश है, पुल है, कमिट, ये सारे जो सारे ऑप्शंस है वो इसको नोटिफाई करेगा कि ये सारे परफॉर्म। तो अगर पुश गया या फिर कमिट हो गया है, तो फिर क्या करेगा, ये कोड बिल्ड क्या करेगा, मेरा कोड लेगा, उसको फिर बिल्ड करेगा। और बिल्ड करने के बाद वो भी आर्टिफैक्ट्स, अभी आर्टिफैक्ट्स क्या रहते हैं, जो भी पैकेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन और जो भी फाइल्स रहते हैं वो एक बंडल तैयार होता है। वो मेरा एक स्टोरेज बकेट, आपको जैसे कि पता है एस3 बकेट, बराबर है। S3 बकेट यानी कि हम उसमें स्टोर करते हैं, AWS हमें प्रोवाइड कर S3 बकेट। तो ये कोड लेगा, उसको बिल्ड करने के बाद मेरा S3 बकेट में जाएगा, वो आर्टिफैक्ट्स करके एक फोल्डर रहेगा, उसमें स्टोर होगा, राइट। ये जो भी रहेगा, फिर वो जो आर्टिफैक्ट्स है उसको बिल्ड करेगा, और उसके बाद ये बिल्ड आर्टिफैक्ट आएगा। सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा सा गलत बोला था। ये पहले क्या करेगा, पहले ये पुल करेगा, इसके अंदर डालेगा जिप करके, फिर उसको बिल्ड करेगा, और दूसरे फोल्डर में जाके बिल्ड आर्टिफैक्ट करके एक फोल्डर रहेगा, उसके अंदर स्टोर है। अभी ये मेरा बिल्ड हो गया है। अभी उसके बाद क्या होगा, डिप्लॉयमेंट स्टेज आएगा। ये जो बिल्ड आर्टिफैक्ट है वो जाएगा, उसके बाद ये को डिप्लॉय और Amazon S3 करके एक ऑप्शन है, उसकी मदद से ये डिप्लॉयमेंट होगा मेरे S3 बकेट के S3 बकेट के सर्वर में, और हमें लाइव विजिबल होगा। तो ये सारे प्रोसेस किस वजह से ऑटोमेट होता है, तो वो ऑटोमेट होता है मेरे कोड पाइपलाइन की मदद से। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ में नहीं आ रहा, पर बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। S3 बकेट आपको अगर, मे भी आपको S3 बकेट का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे कि हमें एक्सपेरिमेंट में बताया कि डिप्लॉय ऑन S3, तो स्टोरेज बकेट पे हमारा एक सैंपल एप्लीकेशन हम डिप्लॉय करेंगे। आप तो बोलेंगे EC2 पे करते, पर जो स्टैटिक वेब एप्लीकेशन है, जो मेरा स्टैटिक वेब एप्लीकेशन है,
उसको आप जैसे कि पता है कि कोई डिपेंडेंसी नहीं लगता, तो इसी वजह से हम उस अगर स्टोरेज बकेट पे अगर वो सब डालेंगे तो विजिबल रहेगा पब्लिकली। अगर हम उसे पब्लिकली विजिबल का ऑप्शन दे देंगे तो डायरेक्टली विजिबल हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ डिपेंडेंसीज नहीं है। अगर डिपेंडेंसीज है तो इसे हमें EC2 का सर्वर बनाना पड़ेगा, राइट। तो चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान स्टेप है। लोकल रिपोजिटरी आप कमेंट करेंगे गिटहब पे, जैसे कि कमेंट होता है वो क्या करेगा, कोड बिल्ड देखेगा buildspec.yaml, और फिर ये जो फोल्डर रहेगा वो डायरेक्ट मेरे S3 बकेट में जाएगा। S3 बकेट में जो भी कोड रहेगा उसको मेरे इस रेसिपी के तरीके से इंस्टॉल करके बिल्ड, उसका प्रोडक्ट जो रहेगा पैकेज वो उसी फोल्डर में रहेगा। तो ये होने के बाद मेरा जो Amazon S3 ऑप्शन या फिर कोड ऑप्शन है वो क्या करेगा, मेरे बिल्ड आर्टिफैक्ट को सर्च करेगा और फिर उसको डिप्लॉय करेगा जो भी अपन डिफाइन करेंगे दूसरा एक स्टेप बकेट। यानी कि हमें क्या करना है, दो बकेट बनाने के हैं। एक क्या करेगा, बिल्ड स्टोर करेगा, दैट इज कोड स्टोर करेगा, और दूसरा डिप्लॉयमेंट के लिए रहेगा जो कि मेरा विजिबल के लिए रहेगा, राइट। तो मेरा पहला स्टेप रहेगा कि फर्स्ट क्रिएट दिस टू बकेट्स एंड देन क्रिएट दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोड बिल्ड, कि कहाँ से कहाँ आएगा और कैसे करना है। फिर करना है हमें हमें करना है कोड पाइपलाइन का कॉन्फ़िगरेशन। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस थ्योरी कंसेप्ट। तो अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकल में कैसे करना है देखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछिए मुझे, एंड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, स्पेशली विथ योर मुंबई यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, इट विल हेल्प देम। सो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।